तक के जो वीडियोस हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं उन वीडियोस में उसमें मैंने नाइन्थ तक की जो बायो वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश की है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं बायो वाले पार्ट में वो सब मैंने उन लेक्चर्स में इंक्लूड किए हैं। तो आई होप आपको वो वीडियोस जो है वो हेल्पफुल लगे होंगे। अब इससे आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, यहाँ डिटेल सिलेबस मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट है केमिस्ट्री का, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम की आप कुछ भी मान लो, मतलब कि हो सकता है एग्ज़ाम का डर हो या टाइम कम हो या कैसे भी करके हम बिल्कुल आसान जो स्टेटमेंट है वो मिस कर देते हैं और उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। देखिए फर्स्ट है केमिस्ट्री का ये, लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमें पता है लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है, गैसेस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, कम कंप्रेस कर पाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमें पता है जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होगा ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बिकॉज पार्टिकल गेन्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पार्टिकल कौन सी एनर्जी गेन करते हैं, पार्टिकल गेन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो उनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ती है, तो उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। अब आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें आइस देखने को मिलती है। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन पे करें तो ऑल टेम्परेचर्स आर पॉजिटिव ऑन दिस स्केल, जैसे नेगेटिव में केल्विन में नहीं होता है, तो सारे टेम्परेचर क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं। अब अगर हम केल्विन की बात करें तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का वो क्या है, 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो आपको पता होना चाहिए। ये मतलब मैं कह रही हूँ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बट लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तो वहाँ टेंशन की वजह से या जल्दबाजी की वजह से हम ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 373। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 273 केल्विन के इक्वल है। ओके, अब जो मैटर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब कैसे चेंज होती है फिजिकल स्टेट जो मैटर की है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस कैसे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। जस्ट टेक मी अनदर कलर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट जो है वो मैटर की कैसे चेंज होती है, बाय चेंजिंग दी, एक तो हम अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मतलब कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि उस सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रही है। तो किस पे डिपेंड करता है, मेजर, ये किस चीज़ का माप होता है, जो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका ये मेजर होता है। अब एक ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट, तो ये होता है हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर रहे हैं और उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या है, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, सो कांट बी डिटेक्टेड बाय। अगर हम सोचें कि हम इसको थर्मामीटर से डिटेक्ट कर लेंगे तो हम इसको थर्मामीटर से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। और ये मैंने मतलब कि हर
मैं जैसे समझ पा रही थी मेरे खुद की प्रिपरेशन के लिए, मैं सेम वही जो मेथड है वो आपके लिए भी कोशिश कर रही हूँ कि हेल्पफुल हो। मैंने जो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि बार बार लिखने से आपको याद हो जाए, तो मैंने ये जैसे इंग्लिश में भी लिख लिया, यहाँ पे हिंदी में भी जो मुझे जैसे कंफर्टेबल लिखा मैंने वैसे लिख लिया। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, आप वहाँ ये सोचो कि मैं सब कुछ मुझे ज्ञान आ जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप वो कहते हैं ना कि बाय हुक और क्रुक आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आप जितना हो उसके चीज़ों को बार बार क्रैम करें, रिवाइज करें। अब लेटेंट हीट, अब इसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो लेटेंट हीट के टाइप है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है, इस सॉलिड को हम इतनी हीट सप्लाई करें कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड को इतनी हीट सप्लाई करें कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, और वेपराइजेशन अगर लिक्विड से गैस में आ रहा है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें, जहाँ पे क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, तो नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होगी तो कोई टेम्परेचर राइज नहीं होगा। मैंने अभी बताया था ना टेम्परेचर राइज नहीं होता, इसीलिए तो थर्मामीटर से नहीं माप सकते हम। लेटेंट हीट इज क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, ये पता होना चाहिए। लेटेंट हीट जो है वो हीट इन जूल्स है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें जितनी हीट चाहिए वो भी कौन सी क्वांटिटी में? जूल्स में, जूल्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। आइस की अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, 1 kg के लिए इतनी जो एनर्जी है हमें, इतनी हीट हमें देनी पड़ती है। अब आइस एट 0 डिग्री इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री। ये कई बार मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि अगर हम 0 डिग्री पे आइस ले, वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी या 0 डिग्री वाटर। तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी बजाय इसके कि हमारे पास 0 डिग्री पे वाटर हो। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? अभी हमने फ्यूजन का किया था ना, अब वेपराइजेशन का है। अब ये कह रहा है कि वाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बिगिन गिवन कॉन्टिन्यूसली बीइंग गिवन कॉन्टिन्यूस, मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू हम पानी को क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बॉयल कर जाए, फिर भी उसकी जो टेम्परेचर है वो राइज क्यों नहीं कर रहा है बॉइलिंग वाटर का? क्योंकि हीट सप्लाइड टू वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स सो दैट दे बिकम गैस। ठीक है, क्योंकि जितनी हीट हमने प्रोवाइड की, जितनी हीट, मान लो ये कोई ये है, मान लो, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये मान लो हमने कोई बर्तन लिया, इसको हमने हीट दी, ठीक है, तो हम इसको हीट देते जा रहे हैं, ऊपर जो वाटर था वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, अब एक पॉइंट पे जाके इसका टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम जो हीट बार बार बढ़ा रहे हैं ना, इस हीट से क्या हो रहा है? इसके अंदर जो वाटर है, वाटर पार्टिकल्स जो हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ के क्या बना रहे हैं? ये इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जितनी हीट दी उससे वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, और वो बॉन्ड ब्रेक हो गए, पार्टिकल्स क्या है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो वो तो पार्टिकल अपनी एनर्जी कंज्यूम कर चुके ना, इस वजह से अंदर की जो हीट है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। यही कह रहा है कि हीट अगर हम वाटर को सप्लाई करें बॉइलिंग के टाइम पे, तो वो हीट यूज़ किस लिए होती है? ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स सो दैट दे बिकम गैस। तभी तो गैस बनेंगे जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब दिस लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, इससे काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता इंक्रीज नहीं होगी वाटर पार्टिकल्स की, इसीलिए टेम्परेचर भी राइज नहीं होता है। मैंने बोला था ना, टेम्परेचर राइज होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? बढ़ती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है पार्टिकल की जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अब इवेपोरेशन, कई बार ये पूछ लेता है कि इवेपोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से, किस किस से जो है, किस किस वो आपका पॉइंट है जिनसे आपकी इवेपोरेशन है वो इफेक्ट होती है। कौन सा? टेम्परेचर से, ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी,
जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मान लो ये एक हमारे पास इतना बड़ा कोई सरफेस था जिस पे पानी है, एक हमारे पास इतना सा एरिया था जिस पे, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उस पे इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी जो है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, क्योंकि एयर के अंदर तो ऑलरेडी क्या है आपका वाटर कंटेंट है ना, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है। अब एक जो मैटर की फॉर्म है प्लाज्मा, ये कई बार सुनने को मिलती है कि होता क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। फ्री प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं साथ में। अब सन के अंदर सन जो ग्लो कर रहा है वो भी इसी प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैं। अब कैन बी मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ग्लास ट्यूब। अगर हम प्लाज्मा बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, किसी ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, लेकिन ये ध्यान रखा कि अंदर का प्रेशर जो है वो बहुत कम रखा, तब अंदर क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, और वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा से क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो करती है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो क्यों होती है, ये प्लाज्मा की वजह से ही होती है। नेक्स्ट जो है आपका 9th क्लास का है, इज मैटर एंड ऑफ प्योर। जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस है, आपको पता होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। अब अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि नहीं, ऑल तो नहीं हो सकते। आप देखो ना, उसने पूछा क्या है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, और ये एनसीईआरटी में गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। थिंग इज कि एवरी वर्ड विच आई एम प्रेजेंटिंग यू इज ऑलरेडी मैंशनड इन एनसीईआरटी। मैंने ये नोट्स इसीलिए बनाए थे ताकि मैं कम टाइम में काफ़ी क्लासेस के एनसीईआरटी गो थ्रू हो उसको, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस की क्या क्वालिटीज़ होती है, प्योर सब्सटेंस होगा उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी, ठीक है। उसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी। ऐसे नहीं है कि अभी प्योर है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल 5 है, आगे प्योर है तो उसमें 7 है, नहीं, वो फिक्स होगा। अगर 5 है तो 5 ही होंगे, अगर 7 है तो 7 ही होंगे। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा सेम रहेगा। अब मैटर का अगर हम डिवीजन देखें तो मैटर को 2 में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंसेस, और एक होते हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस। सॉरी, एक होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं आपके मिक्सचर्स, जिसमें मोर देन 1 सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब प्योर की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं ये आपके प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल हैं। एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इनको हम नहीं डिवाइड कर सकते एलिमेंट को कि हम तोड़ें और वो और सिंपल फॉर्म में आ जाए, नहीं। सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है, एलिमेंट्स। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड को हम एक से ज़्यादा पार्ट सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल बताऊं, अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर, तो सिल्वर को कितना ही ब्रेक कर दो सिल्वर ही बनेगा। अगर ये तो है नहीं कि हम उसको और ज़्यादा छोटा तोड़ेंगे तो कुछ और बन जाएगा, नहीं, सिल्वर ही रहेगा ना। तो ये कह रहा है कि हम इसको और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को हम और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास का मतलब कि पीतल वगैरह या जो भी है, या फिर केमिकल कंपाउंड्स भी हैं। केमिकल कंपाउंड मान लो NaCl है, तो NaCl को हम NaCl है तो इसको हम Na और Cl 2 में अलग अलग में तोड़ सकते हैं ना। लेकिन वहीं अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ सोडियम होता, हालांकि मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अब इस सोडियम को कितना ही छोटा तोड़ लो टूटेगा तो लास्ट में सोडियम में ही ना, तो यही कह रहा है। मिक्सचर्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिसमें सब सब्सटेंस जो है एक ही स्टेट में है, कि एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड है, तीसरा भी लिक्विड है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें एक अगर सॉलिड है तो एक लिक्विड है, एक लिक्विड है तो एक गैस है, एक गैस है तो एक सॉलिड है, इस टाइप से। तो ये होते हैं आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के एग्जांपल बताऊं, एक होता है सस्पेंशंस, एक होता है कोलॉइड्स। सस्पेंशन में आपको अलग अलग से दिखाई देगा, ये जैसे नीचे कुछ लेयर है, ठीक है, नीचे कुछ लेयर है, ऊपर कुछ लेयर है। लेकिन कोलॉइड्स जो हैं, जैसे मिल्क है वो एक कोलॉइड है, आप मिल्क आपको वाइट कलर का दिखेगा, लेकिन उसके अंदर आपको फैट भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, बहुत सी चीज़ें उसमें घुली हुई है। तो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते, लेकिन वो
मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये कोलॉइड इस टाइप से होते हैं। अब आगे बात मेटल्स की। मेटल्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं। मेटल मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब अगर हम उसको हथौड़े से कूटेंगे या पीटेंगे तो उसकी बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, और वो शीट्स विदाउट ब्रेकिंग बनेंगी। सिंपल सी बात है। डक्टेबिलिटी मतलब हम डक्ट बना सकते हैं, बहुत पतली वायर्स उनसे बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स को हम, वो पहले भी बताया था, इसको हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वन टाइप ऑफ एटम से ही बने होते हैं। डायमंड जो है ये एक नॉन मेटल है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड एक नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आयोडीन जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, लेकिन ये लस्ट्रस एंड हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि मेटल्स की कुछ क्वालिटी होती है। हमने ये हमेशा से पढ़ा है कि मेटल जो है वो क्या होंगे? चमकदार होंगे। मेटल्स, अगर हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेटल्स की कुछ क्वालिटी होती है कि ये क्या होते हैं? इनमें चमक होती है, शाइन, ठीक है। और ये क्या होते हैं? वो मैलिएबिलिटी, डक्टेबिलिटी हमने पढ़ ली है। उसी के साथ ये क्या होते हैं? इनके अगर मतलब इनमें से एक अजीब सी सोनोरस बोलते हैं जिसको, ये सोनोरस होते हैं। मतलब अगर इनको कूटते पीटते हैं तो इनमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है। लेकिन आयोडीन एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, कि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के साथ ये क्या है? चमकता है। ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के साथ ये क्या करता है? चमकता भी है, और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अदरवाइज माना जाता है कि मेटल्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वरना नॉर्मली ये माना जाता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि एक नॉन मेटल है और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की, तो कुछ एग्जांपल हैं जो मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। गन पाउडर का पूछ लेते हैं कई बार कि गन पाउडर के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है, और चारकोल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। अगर हम ब्राइन की बात करें, ब्राइन साल्ट सॉल्यूशन जो है इनमें वाटर और NaCl होता है। दो ही चीज़ होती है ब्राइन साल्ट सॉल्यूशन में, वाटर एंड NaCl। हेट्रोजीनस मिक्सचर की अगर बात करें तो मिल्क, ब्लड, मैंने बताया था, मिल्क, ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ये सारे क्या होते हैं? आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। इसमें सोप सॉल्यूशन है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बटर है, चीज़, फेस क्रीम, फोग, मिस्ट, ये सारे आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। अगर हम होमोजीनस मिक्सचर्स की बात करें तो उसमें सॉल्यूशंस आते हैं और अलोएज आते हैं। सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल, आपने वाटर में कोई लिक्विड जो है वो डिज़ोल्व किया, जो कि आपस में उनका क्या है, वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो रहे हैं एक दूसरे में, तो ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है। क्विक लाइम का अगर कई बार पूछ लेते हैं वो फॉर्मूला, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बेकिंग सोडा NaCO3, ब्रास आपका कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर। ब्रास जो है वो किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक का। अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स जो है वो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दीज इन ट्रू सॉल्यूशन, दोज इन सस्पेंशंस, ठीक है। इनका जो आपका सोल्यूट का पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। किस के बीच में? ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के बीच में। तो ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के बीच का जो पार्टिकल साइज है वो कोलॉइड्स का होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस है सोल्यूट, इनका पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और ये हम मतलब कि जब हम लाइट स्कैटर करते हैं, ये लाइट स्कैटर नहीं करते हैं अगर इनके ऊपर कोई लाइट पड़े। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अगर आप बंद कमरे में किसी एक हॉल से अंदर सन रेज आ रही हैं, तो आपको यहाँ लगेगा, पता लगेगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आपको उस रेज के बीच में घूमते दिखेंगे, तो वो कोलॉइड्स होते हैं। तो कोलॉइड्स पार्टिकल्स पे जब सन रेज लाइट पड़ती है तो वो उसको स्कैटर करते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को भी स्कैटर नहीं करते हैं। कोलॉइडल जो सॉल्यूशंस हैं इनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं,
कितने बड़े, ताकि वो उस लाइट को स्कैटर कर सके। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। अब जो चीज़ मेन याद रखनी है वो क्या है, ये हमें दिखते हैं होमोजीनस मिक्सचर की तरह, लगेंगे ऐसे कि ये होमोजीनस, लेकिन होते क्या है, ये हेट्रोजीनस होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिखते हैं होमोजीनस लेकिन होते हैं ये हेट्रोजीनस। अब कुछ सॉल्यूशंस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है सोल। सोल जो है ये एक टाइप का कोलॉइड है, जिसमें बहुत छोटे छोटे आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और वो सॉलिड पार्टिकल एक लिक्विड मीडियम के अंदर डिसोल्व होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोल, यानी सॉलिड जो है वो किसमें, लिक्विड में, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट, ये सारे क्या आपके सोल। अगर सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं सॉलिड के अंदर ही। सॉलिड ही तो मीडियम है, और सॉलिड ही पार्टिकल्स है, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे में डिस्पर्स होते हैं। जैसे कि जेम स्टोन्स है, जितने भी आप ये स्टोन पहनते हैं, रूबी वगैरह, सब वो क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। अगर बात करें एरोसोल्स की, तो ये क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो गैस के अंदर डिस्पर्स होते हैं। गैस के अंदर सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो जब गैस के अंदर डिस्पर्स्ड होंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स। जैसे कि स्मोक, स्मोक क्या होता है, शूट इन एयर, एयर है, एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है वो सारे एरोसोल्स हैं। हेयर स्प्रे है, वो एरोसोल है, क्योंकि गैस के अंदर क्या डिस्पर्स्ड है आपका, गैस के अंदर यहाँ पे लिक्विड, ठीक है। फोग, गैस के अंदर लिक्विड। मिस्ट, क्लाउड्स, ये सारे क्या हैं आपके एरोसोल्स। अगर इमल्शंस की बात करें, इमल्शंस क्या होते हैं, माइन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड और आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मिल्क हो गया, बटर हो गया, फेस क्रीम हो गई, ये इमल्शंस हैं। एक लिक्विड के अंदर क्या होता है, दूसरे लिक्विड डिजोल्व है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ है, वो विच आर नॉट मिसिबल्स, मिसिबल मतलब घुले नहीं अच्छे से। फिर आता है फोम, गैस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होती है। अब देखिए एरोसोल में और इसमें क्या डिफरेंस है, एरोसोल में सॉलिड गैस के अंदर डिस्पर्स होता है, लेकिन फोम में गैस जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स होती है। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, सोप के बबल्स होते हैं, या शेविंग क्रीम्स होती हैं, वो सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं फोम के। हाँ, बियर का फोम जो है वो भी एग्जाम्पल है। अगर हम सॉलिड फोम की बात करें तो गैस जो है वो सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स होती है। जब गैस सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स होती है, जैसे कि इंसुलेटिंग फोम है, फोम के रबर्स हैं, स्पंजेस हैं, या ब्रेड है, ये क्या है, सॉलिड फोम है। जेल की बात करें तो जेल में क्या होता है, आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होते हैं, जैसे कि जेलीज, जिलेटिन और हेयर जेल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोजिनस सॉल्यूशंस के। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी से आगे का जो पार्ट है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।